धर्म, अधर्म और जन सरोकार, हर मुद्दे पर होगी बात। पक्ष विपक्ष सबकी जवाबदेही होगी तय। अब न कोई चिंता, न कोई भय, भ्रष्ट लापरवाहों की खड़ी होगी खाट। उपद्रवियों की पंचायत में लगेगी वोट। देखिए पवन की पंचायत मेरे साथ सिर्फ A1 हिंदुस्तान पर। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके अपने पवन पांडे का आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल A1 हिंदुस्तान। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत जो प्रमुख पार्टियां हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी, उन्होंने अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और जबरदस्त जोर आजमाइश हो रही है। नए नए नारों की गूंज इस समय उत्तर प्रदेश में सुनी जा सकती है। तो किसका कैंडिडेट भारी पड़ रहा है और कौन दे रहा है चुनौती, इसको लेकर हम लगातार नए नए मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं। आज पवन की पंचायत में हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री फिरोज जी। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका A1 हिंदुस्तान पर और आपको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला मेरा सवाल, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्या तैयारी है आपकी? पार्टी ने, अल्पसंख्यक मोर्चा ने आपकी क्या बीड़ा उठाया हुआ है इन 9 सीटों को लेकर? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी को निर्देश दे दिए थे शुरू में ही, जब से चुनाव की घोषणा हुई है। सभी लोग, अल्पसंख्यक समाज के जितने भी पदाधिकारी, अल्पसंख्यक मोर्चे के जितने पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, हमारा हर जितनी भी 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, सभी सीटों पर मुस्तैद तरीके से अल्पसंख्यक समाज के बीच जा करके और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार से जो भी फ़ायदा अल्पसंख्यक समाज को मिला है, उनको बताकर और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी जिताने का पूरा अभी से पूरा मुस्तैदी से प्रयास कर रहे हैं। और सभी सीटें 9 सीटें हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगी और अल्पसंख्यक समाज का हमें पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। जितनी सरकार ने जितनी भी वादे किए, हमारे अल्पसंख्यक समाज को जितना फ़ायदा हुआ, जितना तमाम सारी दिक्कतों जो अन्य सरकारों में समस्याएं उठानी पड़ती थी, वो हमारे अल्पसंख्यक समाज को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से लाभ हुआ है। इसलिए अल्पसंख्यक समाज समर्पित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अब विपक्षी पार्टियों की तरफ किसी भी कुछ भी समझाए, कुछ भी नए तरीका अपना जामा पहनाने की कोशिश करे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज मोड़ने वाला नहीं है। लेकिन 9 सीटें हमारी आपकी सबसे नजदीकी सीट जो है वो कटहरी पड़ती है और कटहरी पर जहां उपचुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से धनराज निषाद पर भरोसा जताया गया है और समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुख्य फाइट जो है वो आपकी और समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है। शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है। आपको क्या लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही मुसलमान माना जाता है, लोग उनको चिढ़ाते हैं, आपकी पार्टी के तमाम नेता इस बात को लेकर चिढ़ाते हैं कि आपकी पार्टी समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी है। ऐसे कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा प्रमुखता अखिलेश यादव को देता है, तो वो शोभावती वर्मा को क्यों नहीं चुनेगा और धनराज निषाद को क्यों चुनेगा? यह है कि ये तो समाजवादी पार्टी के पास एक ही नारा है और ये लगातार कहते चले आ रहे हैं कि वक्त था जब अल्पसंख्यक समाज हमारा जितना जो है, समाजवादी पार्टी ने, अदर समाज जितनी पार्टियां हैं, बसपा है, कांग्रेस ने, इन लोगों ने अल्पसंख्यक को ही लूट के अपना काम चलाया है। अब अल्पसंख्यक समाज पूरा समझ चुका है, अब इनके बहकावा में नहीं आएगा। अब ये तो वक्त बता रहा है, धीरे धीरे चीज़ें देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज में भारी मात्रा में हमारे जितने भी भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के लीडर जा रहे हैं, हमारे अल्पसंख्यक समाज चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहा है और पूरी मुस्तैद दिमाग में बैठा लिया है कि अब हम इनके बहकावे में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने लगातार हमको पूरा जीवन समझ लीजिए, सभी को, हमारे समाज के लोगों को ठगने का काम किया, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी। लेकिन ठगने वाली स्थिति तो वो लोग आरोप ये लगाते हैं कि आपकी पार्टी में अल्पसंख्यक समाज से कोई व्यक्ति जाता है, खासतौर पर मुस्लिम समाज की तरफ से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको तो पोस्टर चिपकाने पे लगा दिया जाता है, उसको दरी उठाने पे लगा दिया जाता है, उसको टिकट कहाँ मिलते हैं? समाजवादी पार्टी की ओर से 9 सीटों में से 4 देखो अब धीरे 4 टिकट दिए हैं। आपकी पार्टी ने कितने टिकट दिए, आप बता दीजिए आज मुझे। हमारी पार्टी, देखो क्या है, अभी उपचुनाव है, ठीक है, नगर पालिका के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक को जो है कई टिकट दिए गए, उसमें तो कई पार्षदों को टिकट दिए गए। धीरे धीरे अल्पसंख्यक समाज जितना एकजुट होगा, है ना, जितना ही एकजुट होगा, पार्टी को लगेगा कि यहाँ अल्पसंख्यक समाज का प्रत्याशी जीत सकता है, वहाँ टिकट अभी नहीं, आगे चल के मिलेगा। जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो पार्टी को दिख रहा है ना कि भाई अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ आ रहा है
और अल्पसंख्यक समाज क्यों आ रहा है, उसको फायदा हो रहा है, लेकिन तभी तो लोग जो है, तभी तो आगे टिकट मिलेगा। लेकिन टिकट की बारी तो तभी आएगी। मैं लेकिन तो फिरोज जी, कुछ लोग आप पर आरोप ये भी लगाते हैं कि आपकी समाज के व्यक्ति सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन वोट दूसरी पार्टियों को देते हैं, बीजेपी को उतना वोट नहीं मिलता। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये भी कई जगह पर देखा गया कि जितने वहां पर मुस्लिम वोट थे बूथ पर, वहां पर बहुत सारे घर दिए गए, वहां पर बहुत सारे उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए गए, लेकिन उतने वोट भी नहीं मिले जितने लाभार्थी थे। देखो ऐसा है कि अभी हमारे समाज में थोड़ा सा शिक्षा का अभाव रहा, अभी तक तो हमारे समाज कहीं न कहीं जो है लोग जो अदर पार्टियों के लोग जाकर के उनको गुमराह किया करते थे। तो अब हमारे अपने जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग खुद जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अब अपने भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के तमाम पदाधिकारी अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक उन लोगों ने इतनी वर्किंग, इतनी मेहनत कर दी है अपने समाज में जाकर के, गाँव से मतलब आप समझ लीजिए शहर से लगा के गाँव बूथ तक पहुँच गए हैं, मोहल्लों तक पहुंच गए हैं। तो उनको मालूम है ना कि भाई कौन सी इस पार्टी के लीडर हमारी समाज के लिए भला कर सकते हैं, कहाँ हमें रहना चाहिए, अब वो सब समझ चुके हैं। अब आगे आपको धीरे धीरे चीज़ें जैसी ही बढ़ती जा रही हैं वैसे समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा रूप ले चुका है। और जो बचा है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जा करके, जैसे कि मैं भी लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं प्रभारी रहा, मैं सिर्फ लोकसभा का प्रभारी रहा। आप समझ लीजिए जब हमको मालूम था कि उस जगह पर कभी भी भाजपा को वोट नहीं मिला था, मैं गया, मैंने 4 बार बैठक की, उसके बाद में जिस जगह पे आप 4 वोट निकल रहा है वहाँ 250 वोट निकल रहा है। तो ये हमारे प्रचार में कम, क्योंकि हमारे अल्पसंख्यक समाज तो लोग अदर पार्टियां गुमराह करती रहीं, लोग भाजपा भाई थे ही नहीं। जैसे जैसे लोग आए हैं, जैसे लोगों ने समझा, पार्टी के चीज़ों को समझा है कि भाई इनकी क्या रूपरेखा, कैसे क्या, किस जात के लिए क्या करते हैं, सब देखा कि सभी धर्मों को लेकर के पार्टी चलने वाली है, तो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। थोड़ा सा और वक्त लगेगा। सभी अल्पसंख्यक समाज के जितने भी लोग हैं, हमें नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को अंदाजे में लग चुका है, सारी पार्टियाँ जान रही है कि मुस्लिम अब बहकावे मारने वाला नहीं है। एक चीज आपने तो बहुत चुनाव अच्छी है उठाई और इसको लेकर सच्चर कमेटी की तरफ से कहा जा चुका है कि शिक्षा का बहुत अभाव है और इसको लेकर तमाम पार्टियां, तमाम सरकारें अपने अपने तरीके से कदम उठाती रहती हैं। आपने शिक्षा की बात की तो मुझे अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने जो बीते दिन माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि परसों ही एक फैसला दिया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार दे दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संवैधानिक दर्जा दे दिया है। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, जो यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो हमारे मदरसों के लिए जो रोक लगा दी गई थी, उनकी मान्यता रद्द करने का आदेश दिया गया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो अब आदेश को हमारे जो है माना है और सभी जगह रख दिया है। यानी कि अल्पसंख्यक समाज जो मदरसा की जो शिक्षा है वो एक इस्लामिक शिक्षा है। वो हमारे इस्लाम में अगर हम मदरसे में अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हम वहाँ से कैसे जानेंगे, कैसे हमें जीवन में हमारे इस्लाम में कैसे किस तरीके से हमें जीवन जीना है कि हमारे द्वारा, क्योंकि इस्लाम में क्या है, आप सभी धर्मों में वही चीज़ें हैं कि जो ज्ञान जो चीज़ें हैं ये हम अपना जो ये पढ़ाई है इस्लाम और अपनी ये पढ़ाई, इस पढ़ाई में दोनों पढ़ाई में अंतर इतना है कि उससे मदरसे से हम अपने इस्लाम की चीज़ें सीखते हैं, जिससे हम नमाज कैसे पढ़नी है, हमें समाज में निकल करके अपने समाज में जाना है, उनको समाज में ये देखना है भाई कोई गलत काम करना है उनको रोकना है, ये शिक्षा है इस्लामिक। इसमें किसी प्रकार को हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, कोई ऐसा काम ना करें, कोई विवाद ना हो, आपस में पूरे भाईचारा बना के चलें, ये एक नारा दिया जाता है। तो वो पढ़ाई एक पार्ट अलग हो गया है, क्योंकि उस पढ़ाई से हमारे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं और जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनकी एक्टिविटी माइंड सॉफ्ट होगा, आगे इस पढ़ाई में भी उनका दिमाग लगेगा, आगे मतलब आप इस्लाम भी हो जाएगा, दोनों पढ़ाइयाँ साथ हो जाएंगी। कि बेहतर शिक्षा कौन सी है? जो आजकल इंग्लिश मीडियम के बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है और नई नई तकनीक सिखाई जा रही है, वहां पर बच्चों को भेजना चाहिए, स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए या मदरसों में भेजना चाहिए? आपका मत क्या कहता है? नहीं, हम लोग ऐसा है कि भेजना चाहिए। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे क्या है कि आज की जो दौर चल रहा है तमाम सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं सब, और बच्चे अगर ये इंग्लिश पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो आगे भविष्य इनका अंधेरे में रहेगा, क्योंकि सभी चीज़ उर्दू में तो यहाँ पर चल नहीं रही अपने हिंदुस्तान में। तो इंग्लिश और हिंदी ज़रूरी है इन लोगों के लिए ये पढ़ाई बच्चों, क्योंकि मैं तो सभी राय देता हूँ कि भाई आपको अपने आप को मदरसे की पढ़ाई अपनी उतनी करनी है आपको जिससे आपको जितनी ज़रूरत है।
दीनी तालीम जितनी हासिल और हो जाए बाकी शेष और पढ़ाई दीनी तो तालीम हासिल करने के दीनी बाद तालीम में उतनी आधुनिक जरूरत है। शिक्षा की आप वकालत कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे और यहाँ पर जानना चाहूंगा फिरोज जी, आप बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमारी बात आगे बढ़ रही है, इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका आने वाले 10 सालों में 5 सालों में क्या लक्ष्य है? आप अपने आप को किस रूप में देखना चाह रहे हैं इस समाज सेवा के क्षेत्र में? अब बिल्कुल मैं खुद के लिए नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 2012 से भारतीय जनता पार्टी से मतलब उनकी कार्यशैली को पहली बार जब चुनाव 2012 में मैंने एंट्री किया है, ना कि मैंने कोई पार्टी में कोई पद नहीं लिया था। मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का। तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने जगह जगह टीम गठित की, अपने लोगों को खड़ा किया, जोड़ने का काम हमेशा हमारा रहा। और अब उसके बाद में मैंने देखा कि भाई समाजवादी पार्टी और इसका चुनाव जब चालू हुआ तो मैंने देखो भाई देखिए आगे क्या भविष्य किसका है, ये हमारा अपना विवेक अंदर से मन बोला, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख लिया। जैसे मैंने रुक लिया तो तमाम हमारे अपने समाज के लोगों ने हमको बहुत सी बातें कही, लेकिन मैंने कहा कि देखिए भाई अब जो चीज़ें हैं, जो हमें दिख रहा है, जो हमारा आकलन है, जो मैं धरातल नीचे जा रहा हूँ और समाज को देख रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। इसलिए मैं काम करूँगा भाजपा के साथ, पद हो या ना हो। पद की लालसा हमें नहीं है, क्योंकि मैं जब वर्क करेंगे, जब मैं काम करूँगा तो पद तो कहीं न कहीं से ऊपर वाला जो भी जहाँ नवाजेगा मैं उसी में खुश हूँ। ऐसा कोई इस विषय नहीं है। आगे वक्त आता है तो पार्टी कहीं कुछ जगह देती है तो मैं उसमें खुश हूँ, नहीं देती है तो मैं कार्यकर्ता रूप में काम करूँगा। बिल्कुल। और ऐसा कोई अभी और आप दूरसंचार विभाग के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में आजकल जिस तरीके से चल रहा है कि पहले जियो आया फ्री, उसमें पहले लोगों को डेटा दिया गया, फ्री कॉलिंग दी गई है, उसके बाद धीरे धीरे करके पैक अब महंगे होने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूजर्स ये कहते हैं कि ये तो बेईमानी है, क्योंकि आप दूरसंचार विभाग के सदस्य भी रहे हैं। अगर इस मुद्दे पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं जैसे मैं मेंबर बना था, करीब 6 महीने में मेंबर रहने के बाद लॉकडाउन लग गया तो बहुत ज़्यादा मैंने इस पर वर्किंग नहीं कर पाया। और फिर 1 साल 1.5 साल का कार्यकाल था तो 1 साल जो है उसी में चला गया। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि मैं उस समय जब था तो मैंने ये कोशिश भी किया, पत्र भी लिखा कि भाई तमाम सारी जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम भी आ रही थी और जियो ये जो रेट बढ़ता जा रहा है, इस हिसाब से रेट बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अब अभी तो लोगों ने मोबाइल तो महंगे महंगे खरीद लिए, अब रिचार्ज कराने की उनकी क्षमता नहीं है। तो जितना रेट बढ़ता जा रहा है तो कंपनियों पे कहीं के सवाल उठते हैं, लेकिन अब ये अब उनका अपना विषय है, अब इस पर ज़्यादा क्योंकि उससे हट चुके हैं तो बहुत चीज़ें समझ से बाहर भी हो चुकी हैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ जल्दी एक रैपिड फायर राउंड होता है हमारा, जिसमें 5 सेकंड के अंदर जल्दी जवाब देना होता है। तो इसमें मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह? नहीं, अब वो उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। बेहतर प्रधानमंत्री कौन? उन्हीं को हम लोग अच्छी से देख रहे हैं। बेहतर प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी अब वाजपेयी? तक का बेहतर प्रधानमंत्री देखा जाए तो हमारे नरेंद्र दास मोदी जी हैं। सब अब तक की नरेंद्र दास मोदी जी ही प्रधानमंत्री देश के ऐसे हैं जिन्होंने देश में एक नया प्रारूप तैयार किया है, जो देख रहे हैं, जो दिख रहा है कि हाँ भाई आज तक जितने सारे कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए, जब सराहनीय रहे, लोगों को उससे किसी को नुकसान नहीं है। विपक्ष का नेता कौन, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? अब दोनों में इसके लिए तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं पार्टी की बात करें, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनका अपने आपस में गठबंधन का विषय चल रहा है, तो इस विषय में तो नहीं कहूँगा मैं कुछ। चलिए, अपने आप में सबसे अच्छा मैं। तो फिरोज जी, आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। 9 विधानसभा सीटों पर आपका अल्पसंख्यक मोर्चा बड़ी अच्छे से तैयारी कर रहा है। आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपकी मेहनत सफल हो, और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन भी आपके साथ 10 मिनट के लिए हमारी चर्चा होगी। तब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। अभी के लिए मैं इतना पूछना चाह रहा हूं आपसे कि 9 में से आप कितनी सीटें आपको लग रहा है कि जीतने वाले हैं? और ध्यान से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपके साथ बैठूंगा, तब ये उस दिन मैं आपको ये क्लिप भी दिखाऊंगा कि आपने उस दिन मुझे इतनी बताई थी। देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमारी जो तैयारी हो चुकी है, और मैं पूरी मुस्तैदी से हमारे पार्टी के सभी बड़े लीडर लगे हुए हैं, और एक कार्यकर्ता लगा 9 की 9 सीटें मैं निकाल कर भारी बहुमत से, मतलब भारी मात्रा में जीत के आएंगी। सभी 9 के 9 हमारे उपचुनाव में जितने प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी जीत रहे हैं, और इनका तो सबकी अभी तो सब जमानतें जब्त हो जाएंगी। अब उपचुनाव में इनको पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, किससे मान रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी से?
नहीं, टक्कर तो समाजवादी पार्टी भी नहीं रह गई हमारे साथ में है। अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ये बाद में बस इनके पास एक ही मुद्दा रह जाएगा कि भाई मशीनें हैक कर ली इन्होंने और कुछ बचेगा ही नहीं। कांग्रेस को टिकट नहीं दिए समाजवादी पार्टी ने, आपको लगता है इसका आपको फायदा मिलेगा या नुकसान हो सकता है आपको? हमारे इनको कांग्रेस को टिकट देने से और एनसीओ करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है जो अपने बलबूते वो किसी को उसमें नहीं रहती, लगातार एक एक कार्यकर्ता को एक एक वोटर पे लगा करके काम करा के हम लोग एक वोट लेने का काम करते हैं और उनको अपनी योजनाओं के विषय में, सरकार की योजनाओं के विषय में बता करके वोट लेते हैं कि भाई मैंने लाभ दिया है तो मैं वोट चाहिए, लाभ ना मिला हो तो ना दो। तो सभी लोगों को लाभ मिला है तो लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग काम उसी मुद्दे पर कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि पूर्व के 9 सीटें हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व से जीतेंगी। जो विकास कार्य आपकी पार्टी ने किए हैं, जो लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, उसको लेकर 9 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर आपको जनता आशीर्वाद देती है, ये आने वाली 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन सियासी पारा लगातार हाई है और इसको लेकर पल पल पर आपका अपना चैनल एवन हिंदुस्तान आपको जानकारी देता रहेगा। फिरोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, हर बेबाकी का सवाल का आपने बेबाकी से जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन की पंचायत में अगले दिन किसी और मेहमान के साथ आपका परिचय करवाएंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। धर्म, अधर्म और जन सरोकार, हर मुद्दे पर होगी बात। पक्ष विपक्ष सबकी जवाबदेही होगी तय। अब न कोई चिंता, न कोई भय, भ्रष्ट लापरवाहों की खड़ी होगी खाट। उपद्रवियों की पंचायत में लगेगी वोट। देखिए पवन की पंचायत मेरे साथ सिर्फ एवन हिंदुस्तान पर।